Now we are going to discuss about midpoint formula. मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? दो चीजों का इन बिटवीन। क्या मतलब हुआ इस बात का? किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। मिड पॉइंट होता है जो एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है। अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, बाइसेक्ट करना। दो इक्वल हाफ्स का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। तीन इक्वल पार्ट्स का मतलब ट्राइसेक्ट करना। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्वाड्रासेक्ट करना। ठीक है, लेट अस कंसीडर दैट पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सपोज करिए ये पूरी लाइन ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सी पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए सी एंड सी बी? 1:1, because length of AC will be 3 centimeter, length of BC will be 3 centimeter. 3:3 means 1:1. सपोज करिए AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो तो भी 1:1। 7 सेंटीमीटर लेंथ हो तो भी 3.5 3.5 1:1। तो रेशो जो है वो हमेशा क्या रहेगा? 1:1। किस केस में? मिड पॉइंट के केस में। ठीक है, तो जो रेशो हम सेक्शन फॉर्मूला में m/n लेके चलते हैं, यहाँ पर m की वैल्यू भी 1 होती है और n की वैल्यू भी 1 होती है। तो हर वो केस जहाँ हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये पॉइंट लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, वहाँ हमेशा हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 y1 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं पॉइंट ए के। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को हम हमेशा x2, y2 लेकर चलेंगे। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को हम कैपिटल X, कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रेजेंटेशन आप अपने आप चेंज भी कर सकते हो। अब सेक्शन फॉर्मूला अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ वाली रेशियो को यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय x2, 1 इंटू x2, तो लिखने की जरूरत नहीं है उसे। प्लस यहाँ भी 1 है, 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज रहता है। m+n लिखते थे तो 1 + 1 2। तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन गया। whenever you are finding out x coordinates of midpoint, always add both the x coordinates and divide it by 2. Similarly, when you are writing y coordinates, add both the y coordinates divided by 2. ठीक है, अगर आप श्योर नहीं हैं किसी भी पॉइंट को लेकर कि वो मिड पॉइंट है या नहीं है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला मत लगाइए। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमेशा उस केस में लगाइए जब आपको मालूम है, कंफर्म्ड है कि यहाँ पर तो ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को हमेशा बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे कि एक सर्कल के केस में सेंटर जो है वो हमेशा डायमीटर को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो सेंटर इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, तो वहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, किसी एक ट्राइंगल में मीडियन है ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है। मीडियन समझते हो क्या होता है? मीडियन इज जब हम कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है, ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? मीडियन होता है। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। ये मैं आपको लिखवाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हमें मालूम है जब भी मीडियन वर्ड आ गया तो इसका मतलब कि ये जो D है ये इस BC का क्या होगा? मिड पॉइंट ही होगा। मीडियन हमेशा ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये एक फैक्ट है, ज्योमेट्रिकल ट्रूथ है। ये एक आ रही है बात समझ में? जो हमें मालूम है तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं बिना किसी के कहे। समझ में आ रही है?
पैरेललोग्राम, 9th क्लास में आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, उसमें आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ये सारे के सारे क्या होते हैं? पैरेललोग्राम्स होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होगा? डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। तो ये कुछ एक फैक्ट्स हैं जहां हमें मालूम है कि ये पॉइंट्स क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। तो हम आराम से यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, नहीं चलने दो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट of joining, find the coordinates of midpoint of joining point A 2,5 and point B 3,7। ठीक है, आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके देने हैं जो किसको ज्वाइन कर रहा है? लाइन ए बी को। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आपको कितने? 2,5 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3,7। मिड पॉइंट है तो कोई नहीं बताएगा कि रेशियो क्या लेके चलना है? 1:1। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 2 प्लस 3 अपॉन 2, 5/2। y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2, 5 प्लस 7 अपॉन 2। ठीक है, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint are 5/2, 6। सेक्शन फॉर्मूला, जैसा सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला डिराइव हुआ है। प्रोसेस सेक्शन फॉर्मूला वाला ही था, फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ही होता है, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला में रेशियो जो होती है वो हमेशा 1:1 ही रहती है। ठीक है, तो बार बार सेक्शन फॉर्मूला की तरह उसको याद नहीं किया जाता, हमने उसको एक अलग से फॉर्मूला बना के उसी को पढ़ना शुरू कर दिया। बट एक्चुअली मिड पॉइंट फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला ओनली। स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला कह लो, जहां पर रेशियो हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, 1:1। नेक्स्ट लिखिए, हाँ जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला तभी लगाओगे जब आपको मिड पॉइंट बोला जाएगा। मिड पॉइंट वर्ड विल बी यूज्ड, मेंशन होगा क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बोला था ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट लिखिए, इफ point P 2, P point P 2, P is the midpoint of line segment joining points A 6, -5 and point B -2, 11. -2, 11. Find the value of P.
पॉइंट P दे रखा है, मिड पॉइंट किसका, AB का। P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, P। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 6, -5 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, 11। ठीक है, पॉइंट A को हम हमेशा x1, y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, x, y से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको x2, y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें फाइंड क्या करनी है, P की वैल्यू, यानी कि y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, स्मॉल p, y1 की वैल्यू -5 प्लस 11 अपॉन 2, p की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 2, p इज इक्वल टू 3। ठीक है, फॉर्मूला लगाने का मेथड वही रहेगा हमेशा। 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों में से कुछ भी मिसिंग हो सकता है। यहाँ पर कुछ मिसिंग हो सकता है, यहाँ कुछ मिसिंग हो सकता है, यहाँ कुछ मिसिंग हो सकता है और बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी। आपका काम है फॉर्मूला अप्लाई करना, जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट करना और जो वैल्यूज गिवन नहीं है उनको ट्रांसपोज करके वैल्यूज फाइंड कर लेना। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखो। P की वैल्यू ही तो पूछी थी, इसमें स्टेटमेंट की क्या जरूरत है, आंसर मेंशन कर दो बस, P इज इक्वल टू 3। A line segment is drawn by joining points A plus 2, 5 and point B 3, B minus 5 P is the midpoint. P is the midpoint of line segment AB whose coordinates are 7, -3. Find 7, -3. Find value of A and B. ठीक है, पॉइंट्स का नाम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से लिखा जाता है और अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बोल रही हूँ तो उसको हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से लिखो, नहीं तो पता ही नहीं रहेगा कि क्या कैपिटल ए है और क्या स्मॉल ए है। ठीक है, मिड पॉइंट बोला हुआ है, पॉइंट P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा x1, y1, x, y, x2, y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x1 प्लस x2 अपॉन 2, a प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 2। x कोऑर्डिनेट गिवन है अब हमें 7, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 2 14, a प्लस 5। आप लोग क्या करते हो, a लिख देते हो, इस साइड ट्रांसपोज करते हो तो उसका साइन नहीं चेंज करते। अगर a यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको ट्रांसपोज मत करो, नंबर्स को ट्रांसपोज करो। 5 को इधर ट्रांसपोज करके लेकर आओ, इट विल बिकम 14 माइनस 5 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 9। ठीक है, सिमिलरली सॉल्व फॉर y कोऑर्डिनेट।
जैसे y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से। कितनी आ रही है, -3। सबकी अलग अलग कैसे आ रही है? क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा जाएगा उसी फॉर्म में आंसर करोगे। यहाँ पर a और b की वैल्यू पूछी है तो a की वैल्यू और b की वैल्यू को हाईलाइट करके छोड़ना है आंसर में। अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बताओ तो फिर कोऑर्डिनेट्स की तरह आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a तो यहाँ a की वैल्यू को पुट करोगे और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b पूछेंगे तो b की वैल्यू पुट करोगे और इसको सॉल्व करके b के कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा जाएगा उसी फॉर्मेट में आंसर रहेगा, नहीं तो आंसर का हाफ मार्क 1 मार्क कट जाएगा। शिवांग क्या पूछ रहे हो? 2 मार्कर, 1 मार्कर्स भी आते हैं, एमसीक्यू में इसी टाइप के फॉर्म्स आते हैं। 9, -6, b की वैल्यू -6 आ रही है, a की वैल्यू 9 आ रही है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हमने लास्ट क्लास में ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन किया था, एक लाइन ट्राइसेक्ट हो रही है। अब उस क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से देखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो ध्यान से, पॉइंट A दिया हुआ है, पॉइंट B दिया हुआ है। कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, 5, 2 ले लिया, 7, 10 ले लेते हैं। ठीक है, हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इस ए बी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 पॉइंट्स रहे होंगे। लेट अस कंसीडर पॉइंट C एंड पॉइंट D आर ट्राइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट AB। अगर लाइन सेगमेंट AB ट्राइसेक्ट हो रही है, इसका मतलब AC, CD और DB का जो रेशो होगा वो 1:1:1 रहेगा। ठीक है, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, पहले C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो A गिवन है, B गिवन है, C यहां पर है। ये रेशो चल रहा है 1:1:1। जब हम C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं तो हम इस पे C बनाएंगे, D की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो C, A से लेके C तक कितना है रेशो 1, और C से लेके B तक 2 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 2। तो रेशो क्या रह गया 1:2। 1:2 है तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला। इसके कोऑर्डिनेट्स को x y ले लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ वाला रेशो यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 7 7, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10/3। x कोऑर्डिनेट आ गया 17/3। y कोऑर्डिनेट 1 will multiply by 10, 2 multiplied by 2/3। y कोऑर्डिनेट आ गया 14/3। ठीक है, तो हमें c के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 17/3, 14/3। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं। एक हमने उस दिन किया था जिसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया था। कैसे? a हमें ऑलरेडी गिवन था, b गिवन था, हम d पॉइंट ले लें तो रेशो बन जाएगा 2:1। आप सेक्शन फॉर्मूला से काम कर सकते हैं। बट अब हमें c के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो अगर मैं c और b को ले लेती हूँ तो जो d है वो c और b का क्या है, मिड पॉइंट। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी काम कर सकते हैं। तो अगर हम d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो हम अपना जो डायग्राम बनाएंगे वो एक तरफ c लेंगे
एक तरफ B लेंगे, C के कोऑर्डिनेट्स है 17/3, 14/3, B के कोऑर्डिनेट्स है 7, 10 और D यहाँ पर है, तो एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, 1:1. By midpoint formula you can find the coordinates of point D. ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, आपकी चॉइस है. बट ये ध्यान रखो, जैसे C के कोऑर्डिनेट्स फ्रैक्शन में आ गए हैं, तो फ्रैक्शन वाली चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि क्या होगा जब आप एडिशन करेंगे तो वहाँ पे मिस्टेक्स कर देंगे. सेक्शन फॉर्मूला लगाना कोई मुश्किल नहीं है. सेक्शन फॉर्मूला लगाते समय देखिए कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो इजी हैं, तो गलती के चांसेस नहीं रहते. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, अगर यहाँ कोऑर्डिनेट्स इजी होते तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ज़्यादा इजी होता है. अदरवाइज क्या होगा, आप फ्रैक्शंस को ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दोगे और वहीं पे मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, तो ये डिसीजन आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए कि हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है. कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? एनसीईआरटी बुक सबके पास है? एनसीईआरटी बुक सबके पास है? क्यों नहीं अभी? एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच क्वाड्रिसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी. उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो जो लाइन ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब हमें कितने पॉइंट्स इसके ऊपर ड्रॉ करने पड़ेंगे? 3 पॉइंट्स. मान लेते हैं पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R. A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं. 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब 1:1:1:1. ठीक है, जब आप P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो एक तरफ A बनाएंगे, एक तरफ B बनाएंगे और ये पॉइंट P है, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो रेशो क्या चलेगा? 1:3. फॉर्मूला क्या लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला. क्या हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से कोई कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जो फाइंड कर सकते हैं? क्यों? तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप पहले P ही फाइंड करें. अगर आपको लग रहा है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला इजीली लगा के हम पहले Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, तो आप Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लीजिए. Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे, एक साइड आपको A दिखाई दे रहा है, एक तरफ B दिखाई दे रहा है और ये Q है. A से लेके Q तक कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स. Q से लेके B तक 2 पार्ट्स. 2:2 मतलब 1:1. इट मीन्स Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो Q के पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट से. अब P, A और Q, इनको जरा ध्यान से देखो. P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो अगेन मिड पॉइंट है किसका? AQ का. तो आप AQ लीजिए और P मिड पॉइंट से फाइंड कर दीजिए. Q भी आपको पता चल चुका है, P भी पता चल चुका है, A पहले दिया था, B भी ऑलरेडी पता है. R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसका? Q, B का. तो Q लीजिए, B लीजिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए. मिड पॉइंट फॉर्मूला मुश्किल लगता है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए 1:3. Q के कोऑर्डिनेट्स 1:1. R के कोऑर्डिनेट्स करोगे तो 3:1. तो आपकी चॉइस है, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ या फिर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, आंसर वही आएंगे. क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता. जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उसको जरूर लिख दो. वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, या वी आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. आ गई बात समझ में? कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. रेशो में, रेशो डाउटफुल है. 4 इक्वल पार्ट्स है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं. मान लो कोई एक लाइन सेगमेंट है, वो 8 सेंटीमीटर लंबा है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो हर पार्ट कितने सेंटीमीटर का होगा? 2:2:2:2. मतलब क्या हुआ? 1:1:1:1. तो 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो 1:1:1:1
5 इक्वल पार्ट्स हैं 1 1 1 1 1, 2 इक्वल पार्ट्स हैं 1:1। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं। जब आप P फाइंड कर रहे हो तो A और P तक कितना पार्ट है? 1 पार्ट, तो 1 हो गया। P से लेके B तक टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स, तो 1:3 बन गया। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको लिखने का जो पैटर्न है ना, वो आप ध्यान से लिख लीजिएगा, गलतियां मत करना इसको लिखने में। और कई स्टूडेंट्स जो है ना, वो अपनी मतलब अपने मेथड्स खुद बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब और फैक्ट्स यूज करके, लेकिन यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है। अगर आप इस मेथड से काम करोगे तो आपका क्वेश्चन 4 लाइन में इजीली सॉल्व हो जाएगा, चाहे 5 मार्कर क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर आप दूसरा मेथड कोई अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आप एग्जाम में टाइम वेस्ट करोगे, आप बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए ये क्वेश्चन एक समझ लीजिए कि टैक्टफुली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो जो मेथड इसका लिखवाया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, लिखो। वन कॉमा 2, 4 कॉमा y, x कॉमा 6 and 3 comma 5 are the vertices of a parallelogram taken in an order find value of x and y. Find value of x and y. ठीक है, अब ध्यान से पहले समझ लो क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट नहीं 2 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट मतलब क्वाड्र सेक्ट मतलब, ठीक है ना। A B C D टेकन इन ऑर्डर का ये मतलब होता है। टेकन इन एन ऑर्डर का मतलब आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ से नाम लिखना शुरू कर रही हूँ किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो एक साइकिल में चलना पड़ेगा, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज योर चॉइस। मैं यहाँ से चल रही हूँ तो ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक उल्टी घूम रही है ना, तो A B C D ऐसे लिख रही हूँ। अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो A B C D किसी भी डायरेक्शन में चलिए, लेकिन एक बार जब मूव करना शुरू कर दिया तो बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। नेमिंग आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, A B C D या फिर A B C D। ठीक है, कौन से वर्टेक्स को कहां लिख रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां से भी लिखना शुरू कर रहे हो वहां से एक ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड्स अपॉन यू। उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये वर्ड जरूर लिखा होगा उसमें, टेकन इन एन ऑर्डर। तो आप जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका ऑर्डर अपनी मर्जी से चेंज नहीं करोगे। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, ये L पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। L इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। AC बाइसेक्ट्स BD, मतलब उसको किसको? BD को। AC BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स BL इज इक्वल टू LD। किसी भी बोली गई इतनी लंबी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखना सीख जाओ। AC बाइसेक्ट्स BD, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स BL इज इक्वल टू LD। आ गई बात समझ में? अगर BL और LD इक्वल है तो L पॉइंट के बारे में क्या खास बात पता है हमें?
L is the midpoint of BD. आगे बात समझ में. Now BD is bisecting AC. It means AL is equal to LC. If AL is equal to LC, then what is speciality about L? L is the midpoint of AC. हम पहले कह रहे हैं L is the midpoint of BD. Now we are saying that L is the midpoint of AC. इसका मतलब L दोनों का ही midpoint है. ठीक है. एक पॉइंट के हमेशा कोऑर्डिनेट्स सेम ही रहते हैं, उसको चाहे कहीं पर भी बनाया गया हो. कोई भी एक पॉइंट है, उसकी लोकेशन फिक्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते. उसको लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, फॉर्मेट चेंज हो सकता है. जैसे 7 है तो 7 को मैं 3+4 लिख सकती हूँ, 7 को मैं 8-1 करके लिख सकती हूँ, बट 7 तो 7 ही रहेगा. आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम यही कॉन्सेप्ट से करेंगे. द डायगोनल्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम. एनी पैरेललोग्राम मीन्स रेक्टेंगल, मे बी अ स्क्वायर और अ रोम्बस. तो इन पैरेललोग्राम की जगह अगर स्क्वायर भी आ गया तो भी आप सेम क्वेश्चन करेंगे, रेक्टेंगल आ गया तो भी सेम, रोम्बस आ गया तो भी सेम. इसके अलावा कहीं पर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. ठीक है. तो स्टार्टिंग करिए, लिखिए. लेट नहीं, we know that diagonals of a parallelogram always bisect each other. Always bisect each other. This implies L is the midpoint of AC as well as BD. ठीक है. अब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो. 1, 2. बी के कोऑर्डिनेट्स 4, y, x, 6, 3, 5. L के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम है. लेट अस कंसीडर, लिख लो. लेट अस कंसीडर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L are x, y. ठीक है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ L as midpoint of AC is equal to coordinates of L as midpoint of BD. एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो अलग अलग हो ही नहीं सकते ना. चाहे आप उस कोऑर्डिनेट को AC से फाइंड कर लो, चाहे आप BD से फाइंड कर लो, आंसर तो सेम आना चाहिए. तो AC के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं फाइंड करूं, AC को लेकर के अगर मैं लिखूं x, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x + 1/2. और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6 + 2/2. यही होगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला. अगर मैं BD को कंसीडर करके चलती हूँ, BD को, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3 + 4/2, 5 + y/2. ठीक है. एक बार हमने AC के मिड पॉइंट्स लिख दिए और एक बार हमने BD का मिड पॉइंट लिख दिया. ठीक है. x + 1/2, 8/2 मतलब 4 is equal to 7/2, 5 + y/2. ठीक है. x कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए, तो दोनों x कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे. कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स
we get x plus 1 upon 2 is equal to 7 upon 2. X plus 1 is equal to 7 upon 2 multiplied by 2. X is equal to 6. ठीक है. Comparing y coordinate. Y is equal to 3. ठीक है. तो कभी भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आता है, ऐसा हो सकता है कि आपको 3 वर्टिसेस पूरे पूरे दे रखे हो, दोनों कोऑर्डिनेट्स, फोर्थ वाले वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए बोल दें, तो आप फोर्थ वर्टेक्स को x, y कंसीडर करके सेम प्रोसेस से काम करेंगे. इस क्वेश्चन की तरह हो सकता है कि किसी का एक कोऑर्डिनेट मिस कर दिया, किसी का दूसरा कोऑर्डिनेट मिस कर दिया. ठीक है, समझ में आ रही है. तो कुछ भी कर दें, आपको क्वेश्चन करना इसी प्रोसेस से है. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैम पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी तो होती हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, इक्वेशन बना लेते हैं. फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, इक्वेशन बना लेते हैं. अब जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर भी दिखने लगता है, वाई स्क्वायर भी दिखने लगता है, एक्स भी दिखता है, वाई भी दिखता है, तो उसको सॉल्व करना ही नहीं आ पाता. ठीक है, और इतना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और लास्ट में जाके क्या होता है, क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है. मार्क्स तो मिलेंगे, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपने लगाया तो उसके भी मार्क्स टीचर्स देंगे, बट वो क्वेश्चन कंप्लीशन में तो नहीं जाता ना. तो जब क्वेश्चन इनकम्प्लीट छूटेगा तो मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ही होंगे. ठीक है, तो इसीलिए जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आए, स्क्वायर लिखा हो, रेक्टेंगल लिखा हो, रोम्बस लिखा हो या पैरेललोग्राम लिखा हो, यही कॉन्सेप्ट से काम कीजिए क्योंकि सबके डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. कुछ पूछना है? एनी डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of point P. Find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 AB. अब बताती हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर लो फिर. AP is equal to 3/7 AB. AP is equal to 3/7 AB. Find the coordinates of point P. Find the coordinates of point P. ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो या तो सेक्शन फॉर्मूला लगता है या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है. मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए तो हमें बोला गया होगा मिड पॉइंट, यहाँ पे कहीं पे मिड पॉइंट बोला नहीं गया. सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई करने के लिए रेशो दिया रहता है, बट यहाँ पे रेशो भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ए के और बी के. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कितने, -2, -2, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -4. ठीक है, और हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी है ये AP इज इक्वल टू 3/7 AB. अब इस इंफॉर्मेशन से आपको रेशो फाइंड करना है. कैसे करना है देखो ध्यान से. AP इज इक्वल टू 3/7 AB. क्या मैं इस AB को शिफ्ट करके यहाँ ला सकती हूँ? AP/AB
इज इक्वल टू 3/7। तो इससे मुझे क्या मिल गया, AP और AB का रेशो मिल गया, AP और AB का रेशो मिल गया, कितना 3:7। ठीक है, यानी कि P पॉइंट यहां पर कहीं होगा, AB 7 है तो AB की लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब P पॉइंट कहीं इसके ऊपर ही लाई कर रहा है। अगर AB पूरा 7 सेंटीमीटर कंसीडर कर लूं, AP 3 सेंटीमीटर कंसीडर कर लूं, तो PB कितना बच गया 4। तो रेशो पता चल गया हमें 3:4। बट इसको लिखने का मेथड होता है, जो चीज हमें ओरली पता चल गई, 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा आप डायरेक्टली काम कर सकते हो, बट 3 मार्कर क्वेश्चन में लिखने का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो लेट AP इज इक्वल टू 3x, AB इज इक्वल टू 7x, यूनिट्स ले लेते हैं। ठीक है, AB को मैं लिख सकती हूं AP प्लस PB। AB की वैल्यू है 7x, AP की वैल्यू है 3x, PB की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो PB कितना आ जाएगा 4x यूनिट्स। ठीक है, यहां हम मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, यूनिट्स में काम करते हैं। ठीक है, जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें रेशो किस किस का पता होना चाहिए, AP और PB का। तो AP रेशो PB फाइंड करना है। AP देखिए कितना है 3x यूनिट्स, और PB कितना आया है 4x यूनिट्स। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो विल बिकम 3:4। ठीक है, तो रेशो भी पता चल गया 3:4। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स बी कैपिटल X, कैपिटल Y। नाउ अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। X कोऑर्डिनेट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -8, तो मैं माइनस लिख दो सीधा, -8 अपॉन 3 + 4 7। तो x की वैल्यू आ गई -2/7। y कोऑर्डिनेट 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 -12, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 -8/7, y is -20/7. So coordinates of point P are -2/7, -20/7. कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 3। ये केस स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी में आ सकता है ये क्वेश्चन, इसके कई पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो ज़रा, क्वेश्चन लेंदी है बट अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at the distance of 1 meter each. दिख रहा है लाइंस डले हुए हैं, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर लगी हुई हैं लाइंस। ठीक है, 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter each from each other along line AD. AD के along क्या रख दिया, 1-1 मीटर पर फ्लावर पॉट्स रख दिए रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारे पास एक तरीके से क्या कार्टेशियन प्लेन जैसा बन गया, जिसमें x एक्सिस बना हुआ है, y एक्सिस बना हुआ है। x एक्सिस के ऊपर जो लाइन है
एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स है वो 1 मीटर के गैप पर है, वाई एक्सिस के ऊपर भी जो पॉइंट्स है वो 1 मीटर के गैप पे है। यहाँ हम यूनिट्स वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट उन्होंने 1 मीटर बोल रखा है। समझ में आ गई? तो वाई एक्सिस जो दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट, उसमें कितने पॉट्स रखे हुए हैं? 100 पॉट्स। तो इसका मतलब एडी की लेंथ कितनी हो गई? 100 मीटर। अगर कोई पूरी एडी पे दौड़ता है तो इसका मतलब वो कितना दौड़ा? 100 मीटर। समझ में आई बात? आगे देखिए, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस ऑफ एडी। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी। अब फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से आपका केस स्टडी में, फाइंड द डिस्टेंस रन बाय निहारिका। हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय निहारिका। ठीक है, तो निहारिका एडी का, टोटल एडी का कितना पोर्शन रन कर रही है? 1/4। तो टोटल एडी कितनी है? 100। थोड़ा सा लिखने का मेथड देख लेना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका 1/4 ऑफ 100 मीटर। ठीक है, 1/4 ऑफ का मतलब होता है इनटू 100, यानी कि 25 मीटर। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो जैसे आपने कैलकुलेट कर लिया था, बट अगर क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा होती है तो आप सॉल्व करके दिखाओ। वैसे 1 मार्कर भी अगर केस स्टडी में है तो सॉल्व करके दिखाओगे तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है रादर देन राइटिंग द डायरेक्ट आंसर्स। ठीक है, ऑन द सेकेंड लाइन निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी, यानी कि 25 मीटर दौड़ी, ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग ओवर देयर। सेकेंड लाइन के ऊपर 25 मीटर दूर जाके उसने एक ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया। तो जो ग्रीन फ्लैग उसने लगाया उस फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ध्यान से बोलो। 2,25। पहले एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, बाद में वाई बोलते हैं। तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हो गए क्या? 2,25। ठीक है, नेक्स्ट है बट प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, मतलब 20 मीटर, ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग ओवर देयर 8,20। तो रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8,20। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि GR फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining these two flags। तो रश्मि को बिल्कुल इनके सेंटर में जाके, थ्योरम नहीं फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और यहां पर जाके उसको कौन सा फ्लैग लगाना है? ब्लू कलर का फ्लैग लगाना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो इसका मतलब 5, 25 प्लस 20 45, 45/2 22.5। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो रश्मि है उसको अपना फ्लैग कहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको लोकेशन जो है ना उसको एक्सप्रेस करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं बताने। तो वो 5th लाइन पर 22.5 मीटर दूर जाके अपने ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी, इसीलिए मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। फिर तो उसमें मीटर में पूछ रहा ना वो। अभी तक उसने जितना भी आंसर बोला है 1/4 ऑफ एडी, तो वहां पे वो आपको यहाँ वो फ्लावर पॉट थोड़ी बोल रहा है, डिस्टेंस बोल रहा है ना, तो डिस्टेंस की फॉर्म में आंसर करोगे। समझ में आ गई बात? अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पूछता तो आप 5,45/2 लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्योंकि लोकेशन पूछी जा रही है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो 45/2 मीटर लिखने में अच्छा नहीं लगता, 22.5 मीटर लिखने में अच्छा लगता है। आप 45/2 भी लिखोगे तो गलत कोई नहीं कर सकता। आ गई बात समझ में? ठीक है, जल्दी से 7.2 एक्सरसाइज को
पूरा गो थ्रू करो। क्या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, जल्दी करिए।